साथ हूं नगमा शेख पूर्वांचल की खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। कोरोना की गुत्थी अभी पूरी तरह नहीं सुलझी है। इस वायरस से संक्रमित लोग नेगेटिव होने के बाद भी खतरे की जद में हैं। गोरखपुर में इस वायरस के संक्रमण से नेगेटिव हो चुके 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा नेगेटिव हुए 30 से अधिक लोग दोबारा बीमार हो चुके हैं। गोरखपुर के पहले संक्रमित की नेगेटिव होने के बाद मौत हो गई। वह अप्रैल के अंतिम हफ्ते में संक्रमित हुआ था। नेगेटिव होने के 1 महीने बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। इसी तरह झारखंड निवासी जुलाई में संक्रमित हुआ। अगस्त में वह नेगेटिव हो गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद भी कुछ लोगों में लक्षण दिख रहे हैं। यह डॉक्टरों को भी हैरान करने वाला है। ये तो संभावित है कि इन बीमारियों से लोगों की मृत्यु होती है और होती रहेगी, तो उसको हम कोरोना से रिलेटेड नहीं जोड़ सकते। हाँ, ये ज़रूर होता है हमारे पोर्टल पे वो मौतें चढ़ती हैं जो कोरोना काल में, यानी जो 10 दिन का पीरियड है, उस 10 दिन में कोरोना पॉजिटिव केस की अगर मौत होती है तो हमारे पोर्टल पे वो कोरोना के पोर्टल पे चढ़ जाता है, भले ही वो हार्ट अटैक से मरा हो। तो ये काफ़ी स्टडी का विषय है, पर 1-2-4 केसेस हमारे संज्ञान में भी आए हैं कि कोरोना से पीड़ित हुए, बिल्कुल ठीक हो गए, नेगेटिव हो गए और महीना 1.5 महीना के अंदर फिर से टेस्ट किया गया, किसी वजह से चाहे खांसी आई हो या बुखार आया हो, तो वो फिर पॉजिटिव पाया। ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं। गोरखपुर में नेगेटिव हो चुके 30 लोगों में दोबारा कोरोना के लक्षण दिखे हैं। इनमें कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले इस उपचुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कसकर तैयारी शुरू कर दी है। यहां तक कि उपचुनाव में शामिल नहीं होने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। ये दूसरा मौका होगा कि बीएसपी उपचुनाव में हिस्सा लेने जा रही। इसी बीच सत्तारूढ़ बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है उन जिलों में बिजली की 24 घंटे आपूर्ति का आदेश दिया है। जहां विपक्ष यूपी के उपचुनाव में सरकार को सभी सीटों पर हराकर आईना दिखाना चाहता है, तो वहीं योगी सरकार भी उपचुनाव में सभी सीटों पर कब्जा जमाकर विपक्ष को करारा जवाब देना चाहते हैं। 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा दांव चला है। उपचुनाव वाले जिलों को सरकार ने बिजली कटौती से मुक्त कर दिया है, यानी जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है उन जिलों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। बुलंदशहर, फिरोजाबाद, अमरोहा, रामपुर, उन्नाव, कानपुर, देवरिया और जौनपुर को इस फैसले का लाभ मिलेगा। आज जो घोषणा हुई है कि जिन 8 जिलों में चुनाव आ गए हैं सिर्फ उनमें 24 घंटे की बिजली मिलेगी। अब 4 साल बाद, 4 साल पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े जुमले देते थे भाजपा वाले, अब 4 साल बाद उन्होंने ये मान लिया है कि हम बिजली नहीं दे पाए और जिन 8 जगह चुनाव है सिर्फ वहां पे बिजली देंगे। तो ये मैं उत्तर प्रदेश को इनको याद दिला दूं। अब उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है। अगर चुनाव देख के बिजली देनी है तो कम से कम 1 साल चुनाव बचा है, पूरे उत्तर प्रदेश को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग लखनऊ कार्यालय की तरफ से जारी पत्र में उपचुनाव वाले जिलों के अधिशासी अभियंताओं को रोजाना 24 घंटे निर्बाध कटौती मुक्त बिजली की आपूर्ति किए जाने के आदेश दिए गए हैं। सूबे के जिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उनमें घाटमपुर, बुलंदशहर, टुंडला, देवरिया, बांगरमऊ और नौगांव में 7 बीजेपी के पास हैं, जबकि मल्हनी और स्वार पर सपा जीती थी। एक भी गांव आज उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है जहां बिजली न पहुंच गई हो। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए कि वातावरण और मौसम ऐसा है जहां पर अभी चुनाव होना है, चुनाव कार्यों को संपादित करने के लिए वहां पर 24 घंटे की निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि मौजूदा समय में सरकार के खिलाफ जिस तरह के विपक्षी दलों ने घेराबंदी की है उसे काटने के लिए उपचुनाव में बड़ी जीत अहम साबित होगी। उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मिली जीत से विपक्षी दलों के हमले की धार कमजोर होगी और जनता के बीच सरकार के पक्ष में माहौल बनेगा, जो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में जाएगा। इसलिए बीजेपी के रणनीतिकारों ने उपचुनाव वाले जिलों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के
विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट परीक्षा की शुरुआत आज से हो गई है, जिसमें अगर विद्यार्थियों के शरीर का तापमान 99.4 से ज्यादा पाया जाएगा तो भी वह परीक्षा दे सकेंगे। 99.4 से अधिक तापमान आने पर 20 मिनट के बाद फिर से तापमान लिया जाएगा। अगर इसके बाद भी तापमान अधिक रहता है तो विद्यार्थी को केंद्र पर बने आइसोलेशन सेल में परीक्षा देने के लिए भेजा जाएगा। 7 केंद्रों पर 2500 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। सभी केंद्रों पर आइसोलेशन सेल बनाया गया है, जहां अधिक तापमान वाले विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। विद्यार्थियों को केंद्र पर 1 घंटा पहले ही बुला लिया गया है। हर कमरे में 12 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं केंद्र पर प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षाओं की शुरुआत आज 22 तारीख से हो गई है। इन परीक्षाओं का आयोजन गोरखपुर में कुल 7 केंद्रों पे किया जा रहा है। इन 7 केंद्रों पे लगभग 2500 अभ्यर्थी एग्जामिनेशन में बैठेंगे। कोविड-19 से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है। इनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और उन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी देखरेख के लिए एक कंट्रोल रूम का भी गठन किया गया है, जो लगातार इन सेंटर्स की निगरानी कर रहे हैं। गाइडलाइन के मुताबिक आइसोलेशन सेल और एक सामान्य कमरे में 12 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। निगरानी के लिए 2 कक्ष निरीक्षक मौजूद रहेंगे। 28 सितंबर तक परीक्षाओं का आयोजन होगा। विद्यार्थी केंद्र के भीतर पानी का पारदर्शी बोतल, मास्क, सैनिटाइजर के साथ प्रवेश पत्र और पेन लेकर जा सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनों का संचालन गोरखपुर से शुरू हो गया है। ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित रहेंगी। इन गाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण समय 10 दिन रखा गया है। इन गाड़ियों का किराया हमसफर एक्सप्रेस की तरह ही रहेगा, मसलन समय के साथ किराया बदलता रहेगा। दरअसल मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या इन दिनों काफी बढ़ गई है। लगभग सभी ट्रेनें पूरी तरह से पैक होकर जा रही हैं। मुख्यालय कोटा के लिए भी खूब मारामारी है। ऐसे में ये ट्रेनें यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित होंगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब गोरखपुर जंक्शन पर चहल पहल शुरू हो गई है। लंबे समय से खाली चल रहे प्लेटफॉर्मों पर एक बार फिर से यात्रियों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। अनलॉक 4 लगने के बाद से ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होते जा रहा है, जिसको देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने क्लोन ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यात्रा कर सकें और उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इन ट्रेनों के चल जाने से एक तरफ जहां यात्रियों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ रेल के राजस्व में भी इजाफा हुआ। कुदरत भी कभी कभी हैरान करने वाली घटनाओं से हमें रूबरू कराती है। ऐसा ही एक वाकया कुशीनगर का है, जहां 2 मासूम बच्चे एक असमान विकृति से ग्रसित हैं। चिकित्सा विज्ञान में मोनोजाइकोटिक्स ट्विंस कहे जाने वाले मासूम एम्ब्रियो के असमान विकास के कारण पेट की तरफ से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। यही नहीं, इन मासूमों पर गरीबी और कोरोना वायरस की मार एक साथ पड़ रही है। पैसों की तंगी और कोरोना के कहर के चलते इनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। उम्र बढ़ने और पेट की तरफ से एक साथ सटे होने के कारण अब मासूमों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी होने लगी है। कुशीनगर के मोतीचक ब्लॉक के गांव बलुआ के रहने वाले अरुण कन्नौजिया के घर में नवंबर 2019 में किलकारी गूंजी, लेकिन परिवार उस वक्त हतप्रभ रह गया जब पता चला कि दोनों बच्चे पेट की तरफ से आपस में जुड़े हुए हैं। चिकित्सा विज्ञान में मोनोजाइगोटिक्स ट्वाइन कहे जाने वाले इन बच्चों को इलाज के लिए परिजन लखनऊ लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक दोनों का 1 साल बाद ही ऑपरेशन हो सकता है। अब दोनों की उम्र 11 महीने तो हो चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस और आर्थिक तंगी के चलते ऑपरेशन संभव नहीं हो पा रहा है। कारण बस पैसे की मदद नहीं मिल रही, गरीब हैं हम। पैसे की मदद चाहते हैं, दूसरा का चाहते हैं, ताकि हम दोनों बच्चे अलग हो जाएं, हमारा संतुष्टि पूर्ण हो जाए। बहुत गरीब और लाचार हैं, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं सर। यही वजह है, बहुत गरीब हैं हम लोग सर। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं सर कि सरकार हमारे आगे बढ़कर आए और हमारे बच्चों को मदद करे और सारा खर्च उठाए और ऑपरेशन वगैरह कराए सर,
जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारे बच्चों का रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो रही है और गर्दन भी टेढ़ी हो रही है। स्थानीय विधायक पवन केडिया का कहना है कि इस परिवार के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है। इससे 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो जाएगा और इसके बाद भी अगर पैसों की कमी पड़ती है तो उसका इंतजाम किया जाएगा। मैं भी पेपर के माध्यम से जब देखा, हमसे लोगों ने बताया तो मैं भी वहाँ पर गया था। मैंने उनसे यही कहा कि पहले एक बार डॉक्टर को आप दिखाना है और दिखाने के बाद डॉक्टर डेट देगा, क्या खर्चा होगा एस्टिमेट देगा। आयुष्मान कार्ड से जितनी दवा होगी उतनी दवा उनकी संभव तो कराया जाएगा, बाकी जहाँ तक संभव होगा उनकी मदद की जाएगी। कुदरत की मार झेल रहे इन बच्चों को अगर समुचित इलाज मिलता है तो न सिर्फ इन्हें नई जिंदगी मिलेगी बल्कि एक भरे पूरे परिवार की खुशियां भी वापस लौट आएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनवाए जाने की घोषणा को लेकर कुशीनगर जनपद में भी कला की विभिन्न विधाओं से जुड़े कलाकारों, फिल्म और रंगमंच से जुड़े लोगों ने हर्ष जताया है। वहीं बुद्धिजीवियों ने इसे रोजगार का एक बड़ा अवसर भी बताया है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने की योगी सरकार की घोषणा का स्वागत हो रहा है। कुशीनगर में भी कला की विभिन्न विधाओं से जुड़े कलाकारों, फिल्म और रंगमंच से जुड़े कलाकारों ने इस निर्णय का दिल खोल कर स्वागत किया है। इनका कहना है कि फिल्म सिटी के निर्माण से न सिर्फ स्थानीय कलाकारों के लिए बेहतर अवसर पैदा होंगे बल्कि रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। कुशीनगर जनपद की माटी से जुड़े फिल्म निर्माता, गीतकार, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे एक बड़ा अवसर बताया है। माननीय योगी जी ने जो फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है नोएडा में, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। दरअसल मुंबई में आजकल फिल्म की शूटिंग करने में बहुत परेशानी आ रही है। यही कारण है कि बड़े बड़े बैनर जैसे यशराज हो गए, धर्मा हो गए, ये लोग अक्सर यूपी जाकर शूटिंग करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि माननीय योगी जी इस चीज़ का अनाउंसमेंट किए हैं। कलाकारों का कहना है कि मुंबई में फिल्म उद्योग से जुड़े बड़े बैनर भी शूटिंग के लिए यूपी में लोकेशन ढूंढते हैं। सीने पर्दे पर यूपी की संस्कृति, परंपरा और भाषा में रची बसी फिल्मों की भरमार है। ऐसे में यहाँ फिल्म सिटी के निर्माण से इसे और आगे बढ़ाने में मदद मिली। एक कहानीकार और गीतकार होने के नाते मैं बेहद प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की योजना बन रही है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए। योगी आदित्यनाथ महाराज ने फिल्म सिटी की घोषणा करके पूरे हिंदी भाषी पट्टी को एक बड़ा अवसर देने का काम किया है और यहाँ न केवल 25 लाख लोगों के रोजगार का अवसर पैदा होगा बल्कि तमाम ऐसी प्रतिभाएं जो वहाँ पे बड़े सिंडिकेट है फिल्मों के जो आगे बढ़ने नहीं देते, उनको उभरने का मौका मिलेगा। कलाकारों और बुद्धिजीवियों के मुताबिक मुंबई के फिल्म उद्योग को यहां तक पहुंचाने में यूपी, बिहार, हिमाचल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का बड़ा योगदान है। अब यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण से यहां की क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा, साथ ही शूटिंग के नए लोकेशन बनने से लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। प्रदेश के बाहुबलियों और भूमाफियाओं के खिलाफ यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में योगी सरकार ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की बेनामी और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया, जबकि कई संपत्तियों को सीज किया गया है। अतीक के चक्किया स्थित पुश्तैनी आवास को भी प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। चक्किया स्थित अतीक का ये पुश्तैनी मकान काफी बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, जिसकी लागत करोड़ों में बताई जा रही है। इसके अलावा प्रशासन ने अब तक अतीक की कुछ और अवैध संपत्तियों को डायनामाइट लगाकर उड़ाने की तैयारी में भी है। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के मामले से सबक लेते हुए अब यूपी सरकार ने राज्य के सभी बाहुबली और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भूमाफिया घोषित किए गए बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ भी प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अब अतीक के चकिया स्थित पुश्तैनी आवास पर बुलडोजर चला है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इस भवन का नक्शा पास नहीं था। ध्वस्तीकरण के दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान में पूरा परिवार और उनके भाई अशरफ का परिवार रहता था। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। अतीक के वकील ने कहा है कि इस संबंध में प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी या कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि मुनादी कराने के बाद
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं था, ये पूर्ण रूप से अवैध निर्माण था। अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई अपनाते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। उस ध्वस्तीकरण आदेश का जो है अनुपालन कराया जा रहा है। कार्रवाई की कोई कार्रवाई इन्होंने बताया नहीं कि क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, कब नोटिस दिया, क्या है। ये श्री अतीक अहमद का पैतृक मकान है। श्री अतीक अहमद की पैदाइश यहीं हुई है। लगभग 70 साल पुराना मकान है ये। प्रयागराज में बीते 2 हफ्तों में बुलडोजर चलाकर अतीक अहमद की कई बेनामी और अवैध संपत्ति को जमींदोज किया गया है, जबकि 10 संपत्तियों को सीज कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद के खिलाफ सरकारी अमले की कार्रवाई यहीं रुकने वाली नहीं है, बल्कि अब कुछ अवैध रूप से बनाए गए भवनों को डायनामाइट लगाकर उड़ाने की भी तैयारी है। बिल्डिंग जो है रीयूजेबल नहीं है, वो फिर से उपयोग में नहीं ला जा सकती वर्तमान स्थिति में। फिर भी उसका जो स्ट्रक्चर खाली है उसको तोड़ने के लिए एक्सप्लोसिव के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पूरी बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो जाए। डायनामाइट के जरिए अतीक की करोड़ों की बेशकीमती इमारतों को ध्वस्त करने का खाका तैयार हो चुका है। काम को ठीक ढंग से अंजाम देने के लिए विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। एक्सपर्ट टीम की देखरेख में ही अतीक अहमद से जुड़े अवैध निर्माण को गिराने का काम होगा। कोरोना लॉकडाउन ने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, बल्कि हर दिन कमाने और खाने वालों के पेट पर भी लात मारी है। कोरोना की मार से कोई अछूता नहीं है, लेकिन इसकी सबसे अधिक मार गरीबों पर पड़ी है। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे देश अनलॉक की तरफ बढ़ जरूर रहा है, लेकिन अब भी कई ऐसे व्यवसाय और काम धंधे हैं जो इस महामारी के कारण अब तक शुरू नहीं हो पाए। इसी को देखते हुए प्रयागराज में ऑर्केस्ट्रा से जुड़े कलाकारों ने प्रदर्शन कर कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति देने की मांग सरकार से की है। कोरोना महासंकट के कारण काम धंधा चौपट है। सबसे अधिक मुश्किल उनके सामने आ रही है जो हर दिन कमाने और खाने वाले हैं। गरीबों, किसानों और दिहाड़ी मजदूरों का जीवन कोरोना ने तबाह कर दिया है। संगमनगरी प्रयागराज में ऑर्केस्ट्रा से जुड़े लोगों ने बोट क्लब में गीत संगीत के माध्यम से प्रदर्शन कर सरकार से कारोबार दोबारा शुरू करने की इजाजत देने की अपील की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि सरकार ऑर्केस्ट्रा, देवी जागरण और भजन मंडली जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे, ताकि इस काम से जुड़े लोगों के परिवार का भरण पोषण हो सके। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा, पूर्व से इस देश की धरती तुझसे जीवन पा। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जीवन पा। सरकार से इस बात का आग्रह करने आए हैं कि हम सबकी भी मांगे पूर्ण की जाए, क्योंकि हम सबका एकमात्र बिजनेस कहिए या जीविकोपार्जन का रास्ता है माँ भगवती का जागरण, माता की चौकी, भजन संध्या या धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि के माध्यम से ही हम अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। देखिए, हम लोग कलाकार हैं और ऑर्केस्ट्रा, जागरण, चौकी, भजन संध्या इत्यादि के माध्यम से अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि ना तो हम बिजली का बिल जमा कर पा रहे हैं, न बच्चों का स्कूल का फीस जमा कर पा रहे हैं, न राशन पानी की व्यवस्था कर पा रहे हैं, कर्ज लेकर किसी तरह से काम चला रहे हैं। हम मांग रहे हैं सरकार से कि हमारी भी सुने सरकार और हमें भी कुछ राहत पैकेज दे। और जैसे कि अन्य सेक्टरों में काम शुरू हो गया है गाइडलाइन के अनुसार, हमारा भी काम शुरू हो जाए, जागरण की अनुमति दे दी जाए। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। अब जबकि सब कुछ अनलॉक हो रहा है, तो इन स्थानीय कलाकारों ने सरकार से मांग की है कि इनके कारोबार को भी फिर से शुरू करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि संगीत के माध्यम से ही इनकी रोजी रोटी चलती है। महाराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार युवक अपने रिश्तेदार के यहाँ से वापस आ रहा था, उसकी लाश सड़क किनारे के खेत में मिली। जो राजू नाम का व्यक्ति है, वो उसकी मोटरसाइकिल और उसका शव मिला है सड़क के किनारे। ये थाना पुरंदरपुर करमावा का रहने वाला है। चोट का निशान उसके ठुड्डी पर दिख रहा है। अब ये कैसे मृत्यु हुई है, ये तो पोस्टमार्टम से ही पता चल सकता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के पुलिस कस्टडी से लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें पुलिस ने माना कि छात्र शिव कुमार त्रिवेदी लंका थाने से ही गायब हुआ है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल मामले की सीबीआई जांच को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। मामले में अगली सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे छात्र शिव कुमार त्रिवेदी को वाराणसी पुलिस इसी साल 13 फरवरी को बीएचयू परिसर में एमपी थिएटर ग्राउंड से उठाकर ले गई थी। उसके बाद से वो लापता है। करीब 6 महीने बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका है। इस मामले में वाराणसी के रहने वाले हाईकोर्ट के वकील सौरभ तिवारी ने 18 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन लिखा था और उनसे इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान वाराणसी एसएसपी अमित पाठक पेश हुए और कोर्ट ने उनसे पूछा कि अब तक आपने क्या किया, तो उन्होंने अपना ब्यौरा दिया कि हमने ये किया, हमने इसके लिए ये टेस्ट करने के लिए ऐसे किया वैसे किया। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि वाराणसी एसएसपी ने कोर्ट में स्वीकार कर लिया माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष कि शिव कुमार त्रिवेदी को लंका थाने में लाया गया था और पुलिस अभिरक्षा से ही शिव कुमार त्रिवेदी गायब हुआ। इस बात को वाराणसी एसएसपी ने मान लिया है कि 12 अक्टूबर तक का टाइम मिला है पुलिस को और मैं उम्मीद करता हूं कि 12 अक्टूबर को इस मामले में न्याय होगा या तो शिव मिलेगा नहीं। बीते फरवरी से लापता बीएचयू छात्र शिव कुमार त्रिवेदी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वाराणसी पुलिस ने उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में ये तो माना कि शिव कुमार लंका थाने से लापता हुआ है, लेकिन एसएसपी लापता छात्र के बारे में कोई ठोस जानकारी कोर्ट को नहीं दे सके। उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी। इससे पहले 3 सितंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 22 सितंबर से पहले छात्र को खोजकर सामने लाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने वाराणसी एसएसपी को चेतावनी दी थी कि छात्र के सामने न लाए जाने पर कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर अभी कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। साहब न्याय तो नहीं दे पाए, अब इच्छा मृत्यु का आदेश ही दे दो। इसी मांग को लेकर आजमगढ़ में एक परिवार ने एसपी दफ्तर जाकर गुहार लगाई। दबंगों के कहने से खौफजदा ये गरीब परिवार अपना घर बार छोड़कर दूसरे गांव में रहने को मजबूर है, लेकिन वहां भी दबंगों ने परिवार का जीना दुश्वार कर रखा है। पुलिस प्रशासन से लाख मिन्नतों के बाद भी जब कोई मदद नहीं मिली तो पीड़ित परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए कहा कि उन्हें न्याय तो नहीं मिला, लेकिन कम से कम प्रशासन उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत तो दे दे। दबंगों की दबंगई से एक परिवार इतना तंग आ गया कि उसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी और इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर 30 किलोमीटर पैदल चलकर परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित परिवार के लोग गले में तख्ती लटकाए हुए थे जिस पर हमें न्याय दो या इच्छा मृत्यु का अधिकार मिले लिखा हुआ था। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के बसवरिया अराजी देवारा करखिया गांव निवासी राम विनय यादव का आरोप है कि दबंगों ने भूमि विवाद में 26 अप्रैल को उसके घर पर हमला कर दिया। पूरे परिवार को मारने पीटने के साथ ही उन्होंने गर्भवती पत्नी को भी नहीं बख्शा, जिसके कारण उसका गर्भ नष्ट हो गया। थाने में शिकायत करने पर थानेदार ने डांट कर भगा दिया। सीओ के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर हम लोग जो है 10 दिन से यहाँ से निकले हैं घर से, हम लोग जो है सदर में मांग रहे हैं, खा रहे हैं। आपने एसपी महोदय को दरखास्त दिया तो महोदय जी ने क्या कहा? महोदय जी कहे थाने पर जाइए, एसओ साहब को फोन किए कहे कि आपको साथ में जाएंगे, मौका देंगे। हमारे घर शुरुआत का नाम बर्जा ना निकले थे तो वही भी कहना भैया कहीं बर्जा ना निकले थे तो सब छोड़ ले सारे तो ना बर्जा निकली। पीड़ित परिवार का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने से नाराज दबंगों ने रास्ता बंद कर दिया और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे। उत्पीड़न से परेशान होकर राम विनय यादव परिवार के साथ घर छोड़कर दूसरे गांव में रहने लगे। इसके बाद भी 18 सितंबर को दबंगों ने उसके माता पिता पर हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है और दबंगों को संरक्षण प्रदान कर रही है। ये जन सुनवाई के दौरान आए थे, उनके प्रार्थना पत्र लेकर मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक रौनापार को निर्देशित किया गया कि इनके साथ गांव में जाएं या जहां के रहने वाले और जो समस्या है उसका निराकरण करें, आज ही मुझे अवगत कराएं। वो लोग यहां से थाने गए हैं, थाने से प्रभारी निरीक्षक इनके साथ इनके गाँव जाएंगे और इनकी समस्या का निराकरण आज ही करेंगे। पुलिसिया रवैये से आहत होकर अब पीड़ित परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है, क्योंकि उन्हें अब न्याय मिलने पर कोई आस नहीं है। हालांकि पुलिस के उच्च अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और दबंगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट।
पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।